वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जिन लोगों का भी आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम है, मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रीजनिंग के टॉपिक बताऊंगा क्योंकि पेपर का नेचर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। और ये आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की अगर आप इस वर्ष से तुलना करेंगे लास्ट ईयर की, तो बहुत सारे चेंजेस नए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले आपका प्रीलिम्स में ही होता था, लेकिन इस बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है। तो इस वजह से कट ऑफ जो लास्ट ईयर आई थी उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे और आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि ये असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का लेवल कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि जो भी मेंस एग्जाम अगर आप रिटर्न के लिए जा रहे हैं, तो मेंस एग्जाम में कुछ ऐसे बड़े टॉपिक पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये कंप्लीटली आरबीआई असिस्टेंट ओरिएंटेड एग्जाम की स्ट्रेटजी है। तो जिन लोगों का एग्जाम है वो इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली चीज़, आप लोग पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। कोई डाउट, कोई कमेंट अगर आपका है तो जरूर वीडियो के नीचे करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, मेंस का एग्जाम है, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का। तो हम दोनों चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। जो लोग मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस का पैटर्न क्या है? देखो, मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट हैं और अगर इन 5 सब्जेक्ट को 40-40 मार्क्स के हैं, 40-40 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और टाइम जो है वो केवल आपको 120 मिनट का दिया गया है और साथ में निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। दूसरी चीज कि आपको हर एक सेपरेट सेक्शंस के लिए टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कंपोजिट टाइम है हमारा। मतलब जो आपका बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट हो उसमें आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं, और जो आपको टिपिकल लगता है, टफ लगता है, उसमें आप कट ऑफ क्लियर कर लें। भाई अपने आप में बड़ी बात होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में आ सकती है। बाकी रीजनिंग में मैं आपको कुछ अच्छे टॉपिक यहाँ पर बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़, जो लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे वो 35 मार्क्स का उनका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में क्या है कि जो आपके जैसे कि मेंस में अगर आपके निगेटिव मार्क्स आए तो उसके बाद में फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आ गया। निगेटिव मार्किंग कोई इंटरव्यू में नहीं होती, लेकिन आपके मेंस के मार्क प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर ही आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। ठीक है, तो हम अभी दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज, एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन कौन से आपके एग्जाम्स में मेंस में हो सकते हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी भी है। तो देखो, रीजनिंग का अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना कि जब आपका मेंस का ये एग्जाम है, और देखो प्रीलिम्स में आपके अल्फाबेट सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म्स ये आ चुके हैं। तो अगर ये टॉपिक आपके मेंस के एग्जाम में आते हैं तो वो डेफिनेटली वहां पर इनका लेवल जो होगा वो एक अच्छा लेवल होगा। अगर मैं 5 लेवल की बात करूं तो 5 में से कम 4 अकॉर्डिंग लेवल होगा, 4 स्टार अगर आप देना चाहें इस तरह के टॉपिक्स पर। लेकिन यहाँ पर 40 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है, तो इसमें आप ये मान के चलें कि 20 to 25 जो मार्क्स होंगे वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट और डेटा सफिशिएंसी जैसे बड़े टॉपिक, इनपुट आउटपुट, इनसे हो सकते हैं 20 से 25 नंबर आपके। और जो रिमेनिंग आपके 15 से 20 नंबर बचते हैं वो हो सकता है कि आपको, देखो कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिल सकता है वहां पर। अल्फाबेट बेस्ट सीरीज जो है वो प्रीलिम्स में आ चुकी है, तो अगर मेंस में आती है तो इसका लेवल थोड़ा सा चेंज होगा। तो जो भी अल्फाबेट सीरीज मैंने कराई हैं वो सारे टॉपिक आप कर जाओ, वहां से आपको ये क्वेश्चंस पकड़ में आ सकते हैं। अब देखो, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में पूछ सकता है एग्जामिनर। इनइक्वालिटीज आपको प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो यहां पर अगर हुआ तो कोडेड की फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, और अगर इनइक्वालिटीज आती हैं तो इसमें आइदर और की कंडीशन के साथ आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और सेलोगिज्म का भी सेम सीन है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया आपके लेफ्ट साइड में, तो आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर जो आपका, देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार ये देखकर आपको ऑब्जर्व खुद कर सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार में बन सकता है। तो अगर आपने उस तरह के नेचर वाइज क्वेश्चन पहले बनाए हैं तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां पर हमें फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आती है, एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग आ गई, तो हम एग्जाम की कोडिंग डिकोडिंग को बना सकते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छी की है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस हमने घर पे भी की है, एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां मुझसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पहले ध्यान रखना कि ऐसे टॉपिक
जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने घर पर रिवाइज किए हैं और वहां पर आप उनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अटेम्प्ट में आप उनको बनाएं। डायरेक्ट अगर आप बड़ी पजल बनाने लग जाएंगे और आपको वहां पर टाइम लग गया, पजल सॉल्व नहीं हुई, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कैंडिडेट वहीं पर। फिर वो सोचता है यार अब मुझसे क्या होगा, मेरा पेपर तो निकल जाएगा, मुझे क्वेश्चंस कैसे बनाऊं मैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें जो आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हो। सेकेंड मैं बात करूं अगर क्वांट की, तो देखो क्वांट का पेपर एज यूजुअल डायनेमिक हो चुका है। किस कंसेप्ट में? डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो क्वेश्चन, और अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक के कुछ बड़े क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम्स में, मेंस में ये अच्छा वेटेज रखते हैं। और साथ में कभी कभी क्या है, 5 मार्क्स की आपकी डेटा सफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये बड़े टॉपिक हैं, इनकी उम्मीद रहती है। लेकिन एक आपको फायदा ये मिल जाता है कि नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको डाल दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि आपको अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके चांसेस कम है। अगर मैं बात करूं कि 100 में से 30% ही चांसेस हैं कि आपसे अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी आपके अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं यहाँ पर। तो 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन और ये क्वाड्रेटिक 5 नंबर आपका बन सकता है। डीआई कभी कभी क्या है कि 15 नंबर की भी डीआई आ जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर भी मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि अरिथमेटिक के 10 में से लगभग हम 5 से 6 क्वेश्चन बना लेते हैं, नंबर सीरीज हम बना लेते हैं, एक दो डीआई हमसे अगर बन जाती हैं तो यहाँ पर हम एक डिसेंट सा स्कोर 40 में से लगभग 25 प्लस ले आते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल आसान है, पेपर का लेवल इजी है, तो आप यहाँ पर स्कोर अपना 35 प्लस भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमें वो क्वेश्चन पहले बनाने हैं जिसके ऊपर हमारी कमांड अच्छी है, हमने घर पे प्रैक्टिस सफिशिएंट की है। आगे अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये एज यूजुअल आता है। अब अगर मेंस की बात है, तो देखो मेंस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर पैसेज जो आएगा वो आपका इकोनॉमी बेस्ड आ सकता है। इकोनॉमी बेस्ड मतलब कि कोई एक बिजनेस मॉडल बताया जाए या फिर कोई भी एक ऐसी न्यूज जो करंट इकोनॉमी से रिलेट करती हो। लेकिन अगर ये न्यूज आ जाती है तो रीडिंग कंप्रेंशन में, तो अगर 10 मार्क्स का आपका रीडिंग कंप्रेंशन आया है तो इसमें आपके 2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं, 8 मार्क्स का आपका पैसेज हो सकता है, उम्मीद ये की जा सकती है। लेकिन क्या है कि हम पहले सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए। अगर आपने एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे पढ़े हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा अभी नया पोर्टल लॉन्च हुआ है www.currentaffairsfunda.com। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या है कि एक एडिटोरियल का सेक्शन हमने रखा है, द हिंदू एडिटोरियल का। तो वहाँ पर क्या है कि आपको सारे के सारे जो बिजनेस रिलेटेड एडिटोरियल्स हैं, इकोनॉमिक एडिटोरियल्स हैं, उनको हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में विद वर्ड मीनिंग के साथ लिख के वहाँ पर डिकोड करते हैं। तो एक दिन में एक एडिटोरियल तो आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 30 दिन में आपने 30 एडिटोरियल पढ़ लिए। और अगर आप ये मान के चलिए कि 30 एडिटोरियल में अगर पर में मैंने 10 स्पेलिंग याद की, तो एक महीने में मुझे 300 नए स्पेलिंग याद हो जाएंगे। और 300 नए स्पेलिंग जब आप याद रखते हैं, 300 नए वर्ड मीनिंग जब आप याद करोगे, तो साथ में आपको सिनोनिम्स में मिलेंगे और एंटोनिम्स में मिलेंगे। तो को रिलेशन बढ़ेगा, सेंटेंस आप बड़े बनाएंगे, स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो आप इस चीज़ को जरूर सॉल्व करते रहें। दूसरी चीज़ पैराजम्बल जो है ये भी रिलेट करता है। ये आप न्यूज़पेपर के ही, अगर आपको एक पैसेज का फॉर्मेशन करना आता है, पैराजम्बल्स में क्या होता है, पैराजम्बल्स में एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में 4 से 5 6 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको आपको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। क्लॉज टेस्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं ये न्यूज़पेपर से ही निकल के आती हैं। और बात की जाए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीटली आपके सेंस पर डिपेंड करता है कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा है इसमें कौन सा फिलअप सबसे बेस्ट सुटेबल होगा। और एरर स्पॉटिंग, ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन रहता है। तो यहाँ से भी हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर को हैबिट में लाओ, और पर डे लगभग मैं यही कहूँगा कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर 30 मिनट तो दें कम से कम। 30 मिनट में आप एक, देखो 3 से 4 कॉलम पर डे आते हैं, तो आप अगर कोई बड़ा एक कॉलम बिजनेस वाला ही रिलेट करते हैं, पूरे दिन में पढ़ते हैं, तो अगर आपने 30 मिनट पढ़ा और बाद में 20 मिनट्स में आपने वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लिए, तो ये आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा दे सकता है। अगर आगे की मैं बात करूं कि कंप्यूटर अवेयरनेस में, देखो कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके जो 40 मार्क्स होते हैं ये आप बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि पेपर में क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर हम 40 में से लगभग 30 प्लस, कुछ लोग तो कहेंगे मैं 35 प्लस कंप्यूटर में लाऊंगा, तो ये बिल्कुल सही बात कहते हैं। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ी उनके लिए ये यहाँ पर 20 to 25 लाना ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर जनरेशन जैसे टॉपिक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं एमएस वर्ड से जो माइक्रोसॉफ्ट बनता है। जनरेशन से 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लैन वैन मैन, और टोपोलॉजीज क्या होती हैं, बस क्या है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, कम इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, इसमें से प्रिंटर के टाइप्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। और कुछ ऐसी एब्रीविएशन मतलब कि फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा आता है सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि किन चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो आपने जो जिन चीज़ों को पढ़ा है तो आप आसानी से वहाँ पर पेपर में ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आगे मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो देखो जनरल अवेयरनेस में आप 3 दिन में 5 दिन में कुछ नहीं कर सकते। जनरल अवेयरनेस की भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। लगभग आप 4 मंथ की बात की जाए, पिछले 4 मंथ में आपको बिजनेस न्यूज जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, वो और साथ में करंट अफेयर, ये दो चीज़ें आप पढ़ते रहें। और रेगुलर बेसिस पर न्यूली अपॉइंटमेंट हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, अवेचरीज हैं, ये सारे सेक्शंस को साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहें। देखो करंट अफेयर्स के आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। नोट्स बनाओगे, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना आएगा, बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च खुद से कर सकते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, या फिर कोई क्रिसिस चल रहा है, या फिर अगर बात हो रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, सीपैक की बात हो रही है, या फिर भारत ने कोई ऐसी मिसाइल लॉन्च की, उसके फीचर्स आपको नोट डाउन करने हैं, तो इनसे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक जगह आपकी अवेयरनेस जगेगी, और जब आप अवेयरनेस आपकी बढ़ती है तो आप चीज़ों को ढूंढना चालू करते हैं, उनसे कोरिलेट करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को लगभग दिन में 1 घंटे तो दो। कभी वन लाइनर नोट डाउन करो, कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए उस पर 1 से 1.5 पेज लिख लो, तो ये आपको आने वाले टाइम पर बहुत फ़ायदा देगा दोस्तों। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिए। अब जैसे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, स्पोर्ट, डिफेंस, सबमिट्स, अपॉइंटमेंट, बुक एंड ऑथर, ये कोर टॉपिक होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते ही बनते हैं। तो अल्टीमेटली एक वीडियो मैंने बनाया था जनरल अवेयरनेस के ऊपर, तो ये वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लास्ट फाइनल टिप यही है कि प्रायोरिटी आप उसको देना जहाँ पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो वहाँ पर आप प्रायोरिटी देना। अब 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट आपके हैं, आपसे कोई ये छीन नहीं सकता। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 120 मिनट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाएं। ये नहीं कि आप 150 प्लस बनाकर आएँ या फिर 140 प्लस बनाकर आएँ, ये सारा का सारा पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल जो है वो एक इजी टू मॉडरेट में है तो आपकी ऑटोमेटिकली अटैम्प्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, सीधा सीधा जाता है। लेकिन पेपर इजी हो जाता है ना, तो ये ग्राफ ऐसा जाता है, फिर कट ऑफ भी ऊपर जाती है। लेकिन जब ग्राफ ऐसा जाता है तो कट ऑफ भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा बनाकर आने, अटैम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा करने हैं। पेपर के लेवल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। पेपर इजी है तो अटैम्प्ट आपके अपने आप बन जाएंगे। बस आप ये मान के चलिए कि 120 मिनट में मुझे मैक्सिमम टाइम जो है यूटिलाइज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी क्वेश्चंस के ऊपर अटक जाऊं और फिर वहां पर मेरा टाइम खराब हो जाए। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को बनाओ, और ध्यान रखना कि जब भी कैलकुलेशंस वगैरह करो तो घर पे तो हम काफ़ी कुछ तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ध्यान रखना कि मिनिमम पेपर का हम यूज़ कर पाएँ। क्योंकि जब आप कम से कम कैलकुलेशंस का यूज़ करोगे, पेपर यूज़ कम करोगे, तो वहाँ पर आप अच्छी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के भी कुछ कर लेते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो ये लास्ट ईयर के सिनेरियो हैं, तो कभी इनसे घबराना मत कि 158 जनरल की कट ऑफ गई थी अहमदाबाद में, बेंगलुरु में 150.75 गई थी, और कुछ लोग दिल्ली वाले होंगे तो दिल्ली में 170 गई है। तो अभी इस चीज़ से परेशान मत हो, क्योंकि अब क्या है, प्रीलिम्स हुआ है, उसके बाद मेंस हुआ है, फिर ये जाकर कट ऑफ आपकी बनती है। लेकिन पहले क्या होता था, केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होता था मेंस, और पेपर का लेवल बिल्कुल आप कहोगे कि काफ़ी इजी लेवल का आता था। तो लोग वहाँ पर 200 में से कोई बनाकर आ रहा है 195, कोई 190, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ 150 170 तक तो स्कोर लोग कर लेते थे। तो जिन्होंने 170 स्कोर किया है उनका सिलेक्शन भी हुआ है जनरल कैटेगरी में।
ये आइडिया है। लेकिन इस बार आपका इंटरव्यू भी है, मेंस भी है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पेपर उतना बनाना है जितना हमें आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्यूरेसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अटेम्प्ट्स करने के चक्कर में आप अपने क्वेश्चंस गलत ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी दोस्तों, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहते हैं, तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ प्लेलिस्ट पर आप वीडियोस देख सकते हैं। आप हमें लाइक कर सकते हैं फेसबुक पर, और हमारा फेसबुक का पेज जो है करंट अफेयर्स फंडा कैफ। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।